मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, तो मेरे पापा इतना भी कह देते कि तेरे को जेईई नहीं करना तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो परसेंटाइल आई थी वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग शायद उतनी अच्छी नहीं रही थी। सिली मिस्टेक्स का इलाज तो मैं 2 साल से ढूंढते रहा, पर मुझे कोई रिलायबल इलाज मिला नहीं। अब भी दिल्ली के ही हो, बट आपने आईआईटी बॉम्बे चूज किया था। 2 साल अपने बचपन का उस चीज़ पे वेस्ट करना इतना वर्थ इट नहीं है। जो समझ आया वो यही था कि डीएमसी इज़ द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक भैया एंड वेलकम टू दिस वीएमसी पॉडकास्ट। तो जैसा आप सबको पता है दैट जेईई एडवांस्ड एग्जाम इज़ वन ऑफ द टफेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना ऑलमोस्ट इंडिया के हर बच्चे का एक चाइल्डहुड ड्रीम रहता है। और आज हमारे पास ऐसे ही दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया है और उन्होंने इस एग्ज़ाम को ना सिर्फ क्वालिफाई किया है बट इस एग्ज़ाम में टॉप रैंक्स लेकर आए हैं। आई वेलकम राहुल एंड शायशा टू दिस पॉडकास्ट। बच्चों, पहले आप अपनी जेईई एडवांस्ड की रैंक्स बता दो और आपने कौन सा आईआईटी और कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया है अपने अंडरग्रेड स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए। हाय एवरीवन, आई एम राहुल अग्रवाल। आई गॉट AIR 49 इन जेईई एडवांस्ड। काफ़ी सोच समझने के बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस लूँ। Hello everyone, my name is Aisha and I got 96 rank in JEE Advanced and मैंने भी काफ़ी लोगों से बात करके बहुत सोच के फाइनली डिसाइड किया कि I'll take IIT बॉम्बे CSE। तो राहुल, आप तो दिल्ली के रहने वाले हो, इसलिए आई थिंक आपका डिसीजन आईआईटी दिल्ली का होगा। बट शायशा, आप भी दिल्ली के ही हो बट आपने आईआईटी बॉम्बे चूज किया, तो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? मेनली तो आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, एक नई जगह जाना एंड बी इंडिपेंडेंट एंड लर्न हाउ टू हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन। इसलिए आई चोजन टू गो आउट ऑफ दिल्ली। ओके, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड रीज़न। जैसा कॉलेज जो होता है पढ़ाई के अलावा भी हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, तो इसलिए आई थिंक आपने डिसाइड किया है। तो ये डिसीजन अच्छा ही होगा। दोनों आईआईटीज बड़े अच्छे हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ भी जाए, अगर आप कॉलेज में अच्छा करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। तो पहले मैं चाहता हूँ आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड व्यूअर्स को बताएं कि आप बचपन में से ही आपकी पढ़ाई आपको अच्छा लगता था, पढ़ाई पसंद था, या पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीज़ें पसंद थी? और ये जेईई का जो जर्नी था आपका, ये कब स्टार्ट हुआ और कब आपने सीरियसली सोचा कि अब आपको ये जेईई की फील्ड को परस्यू करना है? बचपन में पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मम्मी ही बैठ के पढ़ाती थी और मम्मी ने भी काफ़ी ध्यान दिया मुझ पे, तो जिससे धीरे धीरे मेरे में स्किल्स डेवलप हुई। फिर 9th-10th में आके मुझे पता चला कि हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। फिर 9th-10th में मेरा PCM में इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया था, तो फिर मैंने 10th में BMC ज्वाइन किया था, मेनली ओलंपियाड्स के लिए। जेईई का तब मुझे इतना पता नहीं था। मेनली मैंने सीरियस जेईई की प्रिपरेशन फिर 11th में जाके स्टार्ट की थी। एंड व्हाट अबाउट यू शायशा? मैं भी काफ़ी टाइम तक एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, कभी सोचा नहीं था कुछ भी इतना बड़ा एग्ज़ाम करूँगी। धीरे धीरे करके आई थिंक 7th-8th में मेरा सीरियसनेस थोड़ी बढ़ी एंड मैंने थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश करी एंड आई फाउंड आउट कि मेरे से हो पा रहा है। तो देन इन 9th and 10th आई रियलाइज़ कि मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड देन आई सॉ कि जेईई वाज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसलिए फिर मैंने यही किया। VMC ज्वाइन करा था 10th में एंड फाइनली 11th में जाके सीरियस जेईई प्रेप शुरू हुई। ओके, तो आप दोनों की बातों से ये लग रहा है कि आपने जो जेईई की जो सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की वो 11th में आने के बाद ही स्टार्ट की। तो आजकल थोड़ा ऐसा एक माहौल सा है कि जेईई की जो प्रिपरेशन है वो बड़ी मुश्किल सी प्रिपरेशन है और 2 साल इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। कुछ बच्चे 4 साल, कुछ बच्चे 5 साल, 6 साल इसकी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों का एक ऑनेस्ट अगर ओपिनियन बताओ कि बैकग्राउंड, लेट्स से कोई अगर पहले स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा आई थिंक उसको बैकग्राउंड मिलता है इस प्रिपरेशन में, बट क्या 2 साल इस तैयारी के लिए सफिशिएंट हैं टू गेट टॉप रैंक? जैसे आप लोगों की बहुत बड़ी अच्छी रैंक्स आई, तो इन रैंक्स के लिए भी क्या 2 साल की पढ़ाई सफिशिएंट है? अकॉर्डिंग टू मी 2 साल सफिशिएंट है। जो लोग 3 या 4 साल लगाते हैं उन्हें थोड़ा सा पुश तो मिलता है, लेकिन फिर मेरे अकॉर्डिंग वो 2 साल अपने बचपन का उस चीज़ पे वेस्ट करना इतना वर्थ इट नहीं है। 2 साल में भी पढ़ के अच्छी रैंक्स लाई जा सकती है, पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है और 2 साल में भी अगर ढंग से किया जाए तो टाइम एंड में बच ही जाता है। आई एग्री। आई ऑल्सो थिंक कि 2 साल इज़ मोर देन इनफ फॉर इट, और अगर आप पहले शुरू करोगे तो ज़्यादा चांस है कि आप बर्न आउट जल्दी हो जाओ, तो इसलिए भी 2 साल इज़ गुड। अगर मैं दोबारा करती, अगर दोबारा ये रीसेट कर सकती तो मैं अभी भी 2 साल ही चूज़ करती इसके लिए। ओके, तो जैसे राहुल, आई थिंक आप 3 ईयर प्रोग्राम में थे एंड शायशा यू वर इन 2 ईयर प्रोग्राम्स।
तो ऐसे बच्चे थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि जल्दी स्टार्ट करने वालों को जो मेजर बेनिफिट मिलता है कि उनका थोड़ा ये जो 10th से 11th का ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। तो राहुल, व्हाट आपका इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप अगर 10th में थे तो 10th से 11th की आपकी जर्नी कितनी स्मूथ रही? 10th से 11th की जर्नी मेरी स्मूथ तो नहीं रही, हेक्टिक ही रही थी। 10th के एंड में ही फिर बीएमसी में 11th का कोर्स स्टार्ट हो गया था। उस समय प्री बोर्ड्स भी चल रहे थे, तो फिर काफ़ी स्ट्रेस था उस समय, पर फिर वो धीरे धीरे मैनेज हो गया। और फिर एंड में पता चला कि हमने दो तीन चैप्टर्स पहले कर लिए, उससे हमें काफ़ी एक एडवांटेज मिला और हम आगे के चैप्टर्स भी आराम से कर पाए और सिलेबस हमारा टाइम पे हो पाया। फिर उससे एंड में हमें काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया रिवीजन के लिए और फिर मॉक्स देने के लिए। ओके, तो एक बार और थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो जेई प्रिपरेशन करने का डिसीजन था, इसमें किस चीज़ का ज़्यादा रोल था? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि कोई फैमिली में ऐसा था जिसने पहले आईआईटी क्वालिफाई किया हुआ है, या आपको इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? तो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि आपके पेरेंट्स किस फील्ड में हैं, क्या करते हैं, इस चीज़ पे थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। मेरे फादर चार्टेड अकाउंटेंट है और मेरी मदर ने एमबीए कर रखी है और वो हाउसवाइफ है। और हमारी फैमिली में कोई दूर दूर तक की रिश्तेदारी में साइंस फील्ड से नहीं था, तो फिर मेरे लिए एक टफ डिसीजन भी था कि मैं साइंस लूँगा तो फिर कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, सब कुछ खुद से ही नया एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो फिर मैंने अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए पीसीएम ली और फिर एंड में सब सही रहा। व्हाट अबाउट यू शाशा? मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स ही हैं, तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आई थी। एंड बचपन से लोग मतलब स्पेशली रिलेटिव्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी यही करती, बट मेरे पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे बिकॉज उनको अपनी स्ट्रगल्स उनके दिमाग में थी एंड दे डिडंट वांट कि मैं वही सेम चीज़ करूँ जैसे वो करते थे। एंड वही मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखा कि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर मैंने जेई चूज़ किया था। और मेरी भी फैमिली में ऐसे कोई जेई किसी ने जेई दिया नहीं है इससे पहले, तो मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी। ओके, तो जेई का जब आपने डिसाइड कर लिया तो आपको विद्या मंदिर क्लासेस के बारे में आपको कैसे पता चला, और कैसे आपने डिसाइड किया कि आप इस जर्नी के लिए वीएमसी को चूज़ कर रही हैं? अब विद्या मंदिर के बारे में सबसे पहले मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी रिसर्च करी कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए, दिल्ली में ही रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें सोची, लोगों से बात करी, मैंने भी अपने फ्रेंड से बात करी, तो फिर एंड में हमने फाइनली डिसाइड किया कि विद्या मंदिर ही बढ़िया है अगर दिल्ली में रहकर ही पढ़ना है। क्योंकि मेन चीज़ तो है कि वो मेरे घर के पास भी था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, घर के पास ही कोई इंस्टीट्यूट अच्छा मिल रहा है तो फिर मैं वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। व्हाट अबाउट यू शाशा? मैंने मेन वीएमसी से अपने स्कूल से सुना था, क्योंकि मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट सब लोग जो भी जेई कर रहे थे वो वीएमसी के थे। एंड हमने भी बहुत जाके रिसर्च करी, बहुत जगह गए, एंड फाइनली हम लोगों को जो समझ आया वो यही था कि वीएमसी इज़ द बेस्ट। दैट्स व्हाई वी चोज। ओके, तो अब एक बार हम आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं। जैसे एक लोगों को लगता है कि अगर कोई टॉपर है जिसने बड़ी अच्छी रैंक सिक्योर की है एडवांस जैसे टफ एग्जाम में, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते होंगे। उनको लगता है कि वो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते होंगे। और टीचर्स भी, जैसे आई बीइंग अ फिजिक्स टीचर, तो मैं भी बच्चों को बार बार बोलते ही रहता हूँ कि आपको स्टडी आवर्स अपने बहुत अच्छे रखने हैं। तो आप लोगों का कैसा ये चीज़ था स्टडी आवर्स को लेके, और प्लस अगर स्टडी आवर्स आपने जो भी आप डिसाइड करते थे तो उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते थे अक्रॉस द 3 सब्जेक्ट्स, और आप हर दिन सिमिलर सा पैटर्न फॉलो करते थे या फिर आपने कुछ वीकली टारगेट्स बनाए थे या कुछ मंथली टारगेट्स बनाए थे? तो किस तरह से आपने इस जर्नी को प्रोसीड किया था? अब मेरे अकॉर्डिंग कौन कितने घंटे पढ़ता है कि सबसे बेकार क्वेश्चन है। मैं इससे खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि लोग मुझसे मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं पूछते, सिर्फ कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है। तो इस चीज़ से काफ़ी एक टाइम पे आके आप अनॉय हो जाते हो। मेरे अकॉर्डिंग हमें, जैसे मैंने अपना शेड्यूल काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा था, जितना बीएमसी से होमवर्क मिलता था उतना कर लेता था, और जो क्लास थी वो आके क्लास नोट्स रिवाइज करना मेरे लिए मस्त था। मैं क्लास नोट्स करते करते साइड में जो नोट्स बना लेता था, शॉर्ट नोट्स, उसमें जो टाइम लगता था। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था फिर वो फैमिली के साथ स्पेंड करते थे, टीवी देखते थे, फिर बाकी चीज़ें एंजॉय करते थे फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे 12-13 घंटा पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम 9-10 आवर्स भी ढंग से पढ़ ले इफेक्टिव स्टडी, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। आपका कैसा था शाशा? मुझे भी लगता है कि आर्स इज़ नॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर जेई। मैं भी बहुत फ्लेक्सिबल ही रखती थी, मतलब अपनी कैपेसिटी देखती थी उस दिन के लिए। अगर मेरे से इतना हैवी मेरे पास कैपेसिटी है, इतना मन लग रहा है मेरा पढ़ाई में, तो मैं क्यों ना अपने आवर्स एक्सटेंड कर लूँ उस दिन के लिए। लेकिन अगर बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, देन आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो इसलिए उस हिसाब से मैं अपना डिवाइड करती थी। तो आई थिंक सबको अपने हिसाब से रखना चाहिए। हाँ, तो जैसा इन दोनों बच्चों का भी ओपिनियन ही है और मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी ओपिनियन यही है कि
बहुत ज़्यादा आवर्स पे फोकस करने के बजाय हमें अपनी इफ़ेक्टिव कितनी हम कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं चीज़ें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम तरह का सक्सेस अलग अलग आवर्स से भी मिल सकता है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम आवर्स में भी आ रही है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट हाँ, एक डिसेंट आवर्स होने चाहिए। तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे, तो मैं इस पर भी थोड़ा जानना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ योर फैमिली इन दिस सक्सेस। तो आपके घर में माहौल कैसा रहता था? क्या आप पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था, या फिर कुछ पेरेंट्स बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो आपकी जो स्ट्रगल्स हैं ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन उसको समझते हैं और बहुत सपोर्टिव भी होते हैं? तो कैसा आप लोगों के घर में किस तरह का माहौल था? अपने पेरेंट्स, अपनी सिबलिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी सक्सेस में मेरा फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने मुझे हर स्टेप पे मोटिवेट करा है और कभी भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आने दिया। कभी भी प्रॉब्लम होती थी, कहीं जाना होता था, वो खुद हैंडल कर लेते थे। कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि मुझे जाना चाहिए। और इनिशियली भी जब मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तब मेरी मम्मी ही मुझे लेके पढ़ाई में बैठती थी। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा, जिनकी वजह से मेरा थोड़ा लीनिंग हुआ पढ़ाई की तरफ। तो उनके लिए भी मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। और उसके अलावा हमने पढ़ाई के अलावा भी साथ में काफ़ी फ़न टाइम स्पेंड किया। हम बाहर घूमने जाते थे, साथ में बैठ के मूवीज़ देखते थे। तो उसमें भी फिर काफ़ी रिलैक्स रहा, स्ट्रेस नहीं आने दिया। तो फिर जेईई की प्रिपरेशन में जितना रोल हमारे टीचर्स का है, इंस्टीट्यूट्स का है, उतना ही रोल हमारी फैमिली का भी है। और फैमिली में आई थिंक तुम्हारे एक सिस्टर है छोटी, यस। तो वो उसका तुम्हारे प्रिपरेशन को लेके कैसा रहता था? क्या वो तुम्हें ऐसा कुछ डिस्टर्ब करती थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? वो चाहती थी कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो? नहीं, ऐसा डिस्टर्ब तो नहीं करती थी, पर फिर जैसे पेरेंट्स मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते थे, मतलब मुझसे ज़्यादा काम वाम भी नहीं करवाते थे। तो फिर वो थोड़ा सा जेलस रहती थी कि मुझसे तो सारे काम करवाए जा रहे हैं, मेरी क्यों नहीं इतना सपोर्ट किया जा रहा। बस उतना ही था। बाकी हम दोनों साथ में भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते ही थे। तो आई थिंक वो भी जब तुम्हारे स्टेज पे आएगी और वो भी किसी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेगी, तो सेम प्रिविलेज उसको भी दिया जाएगा तुम्हारे घर में। होपफुली मिलना तो चाहिए। एंड आपकी जर्नी कैसा, आपका कैसा रहा सैशा? आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, तो मेरे पापा इतना भी कह देते कि तेरे को जेईई नहीं करना तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उनके बोलने से ही मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। तो जैसे आप लोगों ने अपनी फैमिली के सपोर्ट की जिक्र की ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो वैसे ही सपोर्ट फिर आपको वीएमसी से भी मिला होगा, आई एम श्योर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टीचिंग बट ओवरऑल जो एक वेलबींग होती है, एक लेट्स से आजकल मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी वीएमसी में ये जो जेईई प्रिपरेशन रही, वो कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड थिंग्स? कि आपने जो पढ़ाई करी, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होती ही होगी, आई एम श्योर, बट उसके अलावा ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा था वीएमसी का? क्या वो थोड़ा फ्रेंडली लगा आपको एज कम्पेयर टू जो बाकी बच्चे थोड़ा प्रेशर फील करते हैं इस एग्जाम का? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वीएमसी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर काफ़ी कम स्ट्रेस्ड होता है, थोड़ा सा फ्रेंडली से ही माहौल है। यहाँ पे बैचमेट्स के साथ भी काफ़ी हंसी मजाक हो जाता है। टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली से है। यहाँ पे इतना पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं है। वीएमसी में टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि थोड़ा अच्छे से पढ़ो और अपनी गलतियों से सीखो, और इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। उन सब से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पे काफ़ी लाइट एनवायरनमेंट है। व्हाट अबाउट यू शायसा? आई ऑल्सो अग्री, क्योंकि वीएमसी में आई थिंक टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट किया जाता था। हमें मतलब हमारी स्ट्रगल्स हमसे पहले ही समझ ली जाती थी, एंड देन हमें उसके हिसाब से फीडबैक दिया जाता था या एडवाइस दिया जाता था। इनफैक्ट हमें वीडियोस भी मिलती थी एडवांस से 1 महीने पहले तक। हमें वीडियोस भी बड़े भैया हमारे फाउंडर बनाते थे, और उससे भी काफ़ी हेल्प होती थी। एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कभी भी टाइम पे टीचर्स को बात कर सकते हो या कोई काउंसलर से बात कर सकते हो। मतलब 24/7 आप कभी भी किसी से पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो पीयर्स है, इवन दो कम्पिटिटिव तो है ही, बट बहुत ही फन एनवायरनमेंट रहा था हमारे क्लासेस के टाइम पे भी, तो स्ट्रेस होने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, तो जैसा आपने पीयर ग्रुप का जिक्र किया, तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ। आप लोगों का बैच जो था, दैट वाज सीओई बैच, तो उसमें पीयर ग्रुप आपको कैसा लगा? और उसमें पढ़ाई का कैसा माहौल था? और क्या ऐसा था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की ही बातें आप लोग करते थे, या पढ़ाई के अलावा भी आप लोग थोड़ा फन भी करते थे इन बिटवीन द क्लासेस, जो ब्रेक वाला टाइम होता था? ऐसी स्टोरीज हमने सुनी है कि आप लोग वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस बैचेस माने जाते हो, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। हमारा पीयर ग्रुप काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में एक हेल्दी कंपटीशन भी था और कुछ लोगों के बीच में अनहेल्दी कंपटीशन भी था। तो उसके अलावा बाकी हम काफ़ी क्लासेस के बीच में फ़न करते थे कि पढ़ाई की बात ज़्यादा नहीं करते थे। क्रिकेट की बात कर ली, मोबाइल गेम्स की बात कर ली, मूवीज़ की बात कर ली, ये सब करते थे। क्लास में हम
हंसी मजाक करते थे और थोड़ा गेम्स वेम्स भी खेल लेते थे क्लास में। और बाकी यहाँ पे सभी पढ़ाई में अच्छे थे, तो फिर पढ़ाई का एनवायरनमेंट तो था ही कि हम सब एक दूसरे से डाउट्स वाउट सॉल्व करवा लेते थे, एक दूसरे से मोटिवेशन लेते थे कि हाँ भाई उस किसी और को प्रॉब्लम आ रही है, उसने कैसे मैनेज किया, तो हाँ हम भी कर सकते हैं। उन सब चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है पढ़ाई के लिए। तो हाँ मतलब पीयर ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी प्रिपरेशन। और शायशा, आपको देख के जो मैं जब पढ़ाता था तो आप थोड़े एक सीरियस स्टूडेंट जैसा एक आपका ऑरा था, बट अब जब रिजल्ट आ गया है तो मैं देखता हूँ आपको, आप बहुत रिलैक्स्ड हो और इधर उधर की बातें भी अब आप करते हो। तो आपका ये साइड हमें तो अभी दिख रहा है, बट क्या आपके जो फ्रेंड्स थे उनको आपका ये साइड पहले भी दिखता था? हाँ, ब्रेक में बहुत मस्ती करते थे, कुछ भी क्वेश्चंस एक दूसरे से रैंडम क्वेश्चंस पूछने लग जाते थे जस्ट टू पास टाइम। एंड कई बार हम बाहर घूमने चले जाते थे, कुछ खरीद लेते थे, ऐसी चीज़ें भी करते रहते थे। और हम थोड़ा जेई के टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस थी, बट वो मतलब ऐसी वो नेचुरली आ गया था। बट हाँ, कई बार तो इन लोगों ने क्रिकेट भी खेला है हमारी क्लास में, वो बैट बुक को लेके या कोई बॉल फॉइल से बॉल बना के, तो मस्ती का एनवायरनमेंट था। ओके, तो अब जैसे आप लोगों ने आई थिंक थोड़ा ऐसे इंजॉयमेंट भी की है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बट एक थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आते हैं इसी चीज़ को लेके कि इस जर्नी में वो बैलेंस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, अपने आप को बर्नआउट भी नहीं होने देना है, बिकॉज ये जर्नी थोड़ी लंबी सी जर्नी है। सिलेबस इतना वास्ट है, आपको सब कुछ याद भी रखना है और इन बिटवीन आपको आई थिंक ब्रेक्स भी लेने का मन करता होगा। तो आप पढ़ाई के बीच में जो ब्रेक्स लेते थे वो ब्रेक्स किस तरह का ब्रेक होता था, और उस ब्रेक में आप अपना जो रिलैक्सेशन था, मेंटल रिलैक्सेशन, वो किस तरह से करते थे? क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे, या कोई आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई कर ली? मेरे ब्रेक्स के दौरान मैं तो मोस्टली यूट्यूब ही देखता था और यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल फॉलो करता हूँ, तो उनमें से कोई भी देख लेता था। कभी टीवी देखने का मन नहीं कर रहा तो फिर मतलब कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने चले जाता था, और कभी कुछ भी मन नहीं कर रहा तो बस ऐसे ही बैठे रहता था। कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि ब्रेक में क्या ही करना है। और पर ब्रेक में बस ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने 15 मिनट का ब्रेक डिसाइड किया तो फिर वो खिंच खिंच के आधा घंटा हो जाता है, तो बस वही थोड़ा सा इशू था। उसके अलावा तो ब्रेक्स में फिर ट्राई करता था कि थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, क्योंकि फिर अगले भी बाद में भी जब पढ़ने बैठना है तब भी काफ़ी इफेक्टिव स्टडी का ही प्लान होता है, तो उसके लिए अगर फ्रेश माइंड रहेगा तो वही बेटर है। एंड आपका शायद आप भी ब्रेक लेते थे? हाँ, ब्रेक्स मतलब ब्रेक्स में मेरे को सबसे अच्छा लगता था लाइक कोई कॉमेडी शोज़ देखना, कुछ सिंगल एपिसोड्स टाइप शोज़ देखना, काफ़ी रिलैक्सिंग ऑब्वियसली हो जाता है। एंड पेरेंट्स से बात करना, फ्रेंड्स से बात करना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर देता था, स्ट्रेस को हटा देता था काफ़ी देर तक। तो ब्रेक्स में ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करती थी जिससे मैं रिलैक्स कर सकूँ, जिससे थोड़ी देर के लिए पढ़ाई भूल सकूँ, ताकि स्टैमिना बन सके वापस पढ़ाई में आने का। तो राहुल और शायशा, एक और चीज़ जो काफ़ी बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, या पेरेंट्स के मन में भी ये कन्फ्यूज़न होता है, कि जो जेई की पढ़ाई है और जो स्कूल की पढ़ाई है, ऐसा कुछ बच्चों को लगता है कि अलग पढ़ाई है और दोनों पढ़ाई कैसे साथ में मैनेज किया जा सकता है। एक बार उसके बारे में भी बताएं थोड़ा। बोर्ड्स का रिजल्ट भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मेरे बोर्ड्स में 99% आए हैं, और जिसमें कि पीसीएम में मेरे ऑलमोस्ट सब में फुल है, बस केमिस्ट्री में 99 है। और बाकी स्कूल और जेई की पढ़ाई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एटलीस्ट पीसीएम सब्जेक्ट्स में। अगर आपने जेई के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो बस आपको एक बार ये देख लेना एंड में कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं। हाँ, डेफिनेटली बोर्ड्स में अगर आपका जेई का फाउंडेशन अच्छा है तो आपको स्पेशली पीसीएम सब्जेक्ट्स में तो ज़रूरत इतनी है भी नहीं। बस एक बार एनसीईआरटी दोबारा पढ़ लो, बिकॉज उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आंसर फ्रेम करना है। कई बार आप एनसीईआरटी के डायरेक्ट सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हो आंसर्स में। और इंग्लिश और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की, मेरा फिजिकल एजुकेशन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तो उसमें भी बहुत मुश्किल नहीं होता है मैनेज करना। उसमें भी आप 1-2 डेज़ में कवर कर सकते हो अगर आप ठीक से पढ़ लो। ओके, तो अब थोड़े स्ट्रगल्स की बात करते हैं कि आई एम श्योर ये जो 2 साल की या 3 साल की जर्नी रही है, ये हमेशा स्मूथ तो नहीं रही होगी। इस जर्नी में कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। तो पहले शायशा आप बताओ कि एक जो बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का, वो होता है रिगार्डिंग बैकलॉग, कि आप जब पढ़ाई करते हो तो कभी बैकलॉग बन जाता है। तो क्या ये बैकलॉग आप जैसे अच्छे बच्चों का भी बनता है, जिनकी अच्छी रैंक क्लास में आ जाती है, और अगर बनता है तो आप लोग इस बैकलॉग से कैसे इसको आप कैसे टैकल करते हो? बैकलॉग तो आई थिंक सबका ही बनता है, कभी ना कभी तो हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टू मच टू हैंडल हो जाता है, एंड देन आप मुश्किल हो जाती है। मेरे साथ भी हुआ था, कई बार बैकलॉग बन जाते थे,
बट फिर आपको थोड़ा स्मार्टली उसको स्ट्रैटेजाइज करना होता है कि कब बैकलॉग कवर कर सकते हो, कहीं ना कहीं से आपको टाइम निकालना होता है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम निकाल ही नहीं पा रहे अपने दिन में कुछ, आप ऑलरेडी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी पे हो, तो आप उसको उस टाइम के लिए छोड़ सकते हो और बाद में उसको वापस कैरी कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि आपका लाइटर हो गया आपके लिए। ओके और राहुल, जैसे एक तुम्हारे लिए जो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रहा होगा कि जब जेई मेन फर्स्ट सेशन हुआ था, तो आई थिंक तुम्हारी जो परसेंटाइल आई थी वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग शायद उतनी अच्छी नहीं रही थी। तो उस पीरियड को तुमने क्या, उस परसेंटाइल ने तुम्हें अफेक्ट किया, और अगर अफेक्ट किया तो तुमने कैसे उसको यू डिल्ट विद इट, और बाद में कैसे अपने आप को गैदर किया? यस सर, मेरे पूरे साल जेईई मेंस में लगभग 280-285 मार्क्स आते रहे। कभी कोई बीच में ऐसा नहीं हुआ कि बीच में लो चला गया, पूरे साल ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही रहे। फिर सीधा जेईई मेन सेशन 1 में जब एकदम से 260 आया और फिर उतना रिक्वायरमेंट्स या फिर एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आए, तो फिर थोड़ा सा एकदम से बुरा लगा कि यार मैंने तो पूरे साल मेहनत करी थी, अब इतना कम में क्या होगा। पर फिर अगर मैं आज मुड़ के देखूँ तो मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि हमसे गलतियाँ भी हो सकती है, हमें बस उन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने जेईई मेन सेशन 1 में थोड़ा सा स्ट्रेस लेके चला गया था कि एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस होता है कि हर कोई कह रहा है कि आपके तो अच्छे आ ही जाएंगे, उस चीज़ का भी काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो उससे मैंने लर्निंग ली, और फिर जेईई मेन सेशन 2 और जेईई एडवांस में बिल्कुल स्ट्रेस लेके नहीं गया था, एकदम फुल मज़े में गया था पेपर देने। तो जिससे फिर एंड में सिली मिस्टेक्स भी कम होती है, और आपसे जब आप खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो तो आप एकदम पूरा फ्री होके अपना पूरा पोटेंशियल दिखा पाते हो। ओके और एक और चीज़ अब डिस्कस करते हैं। तो एक जेई की प्रिपरेशन में अगेन काफ़ी बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उस प्रिपरेशन में हम कौन से सोर्सेज को फॉलो करें। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम तो बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हो तो उस इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है, बी इट कंटेंट वाइज या प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस या फिर एग्जाम्स। तो इसके ऊपर भी थोड़ा मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तो शायशा, आपका इस पे क्या है टेक? आई थिंक कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको जो कोचिंग में ऑलरेडी मिल रहा है वही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम और सोर्सेज ढूंढने लग जाए या और चीज़ें करते लग जाए तो शुरू में लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, मे बी वी आर डूइंग बेटर दैन अदर्स, बट आपको इवेंचुअली रियलाइज़ होगा कि आपने एक्चुअली कुछ उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं आपको मिला है। अगर आप अपने कोचिंग के उसको फॉलो करोगे, जैसे मैंने पूरे टाइम बीएमसी का ही फॉलो किया था, तो आपकी एक्चुअली डेवलपमेंट होगी। आपका जिस तरह से उन्होंने सोचा है उसी तरह से आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमें नहीं समझ आता रिसोर्सेज को एकदम से देख के, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हमें अपनी टीचर्स ने जो हमें दिया है, जो हमें असाइनमेंट्स मिले, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। एंड राहुल, आपसे फिर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल रहता है आपके। जैसे वीएमसी में जो हम मॉक टेस्ट लेते थे एडवांस का, तो इफ़ आई रिमेंबर कि एक बार हमारी डिस्कशन हुई थी कि आप लोगों को ऐसा लगता था कि ये टेस्ट ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो एडवांस में जो आपका स्कोर आया और जो हमारे मॉक टेस्ट में आपका जो स्कोर रहता था, उसमें कितना कोरिलेशन था, और आपको फिर बाद में डिड यू रियलाइज़ कि वो जो अगर हम मुश्किल कोई टेस्ट ले रहे थे तो वो सही था और वो आपकी प्रिपरेशन के लिए दैट वाज रिक्वायर्ड? हाँ, आई थिंक कि मॉक टेस्ट में जो स्कोर आता था फिर एक्चुअल एडवांस में उससे मेरा थोड़ा कम ही स्कोर आया है। और जो डिफ़िकल्ट वाले एग्ज़ाम्स होते थे उसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी भी होती थी और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी एक्स्ट्रा होती थी। अब और क्योंकि फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये भी होती थी कि जैसे कि पार्शियल मार्किंग नहीं मिलती थी या फिर रेंज नहीं मिलती थी, तो उन चीज़ से भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। जो बीएमसी वाले मॉक टेस्ट लेते हैं, इनमें जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो लगभग ऑलमोस्ट उसी लेवल का होता है। तो फिर अगर हम मॉक टेस्ट को ढंग से एनालाइज कर ले तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और मेनली जो हम अपना आइडिया लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं उन टेस्ट को देके और हमें और क्या करने की ज़रूरत है। तो एक, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में जो सक्सेस होता है उसमें कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा नॉलेज लेवल कैसा है, और उसके बाद ये फैक्टर तो सबको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ और एक दो फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कुछ बच्चे उस फैक्टर को उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। जैसे एक है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है। जैसे इस बार का भी जो जेई का पेपर था ये थोड़ा लेंदी था, और प्लस एग्जाम टेम्परामेंट की बात हम करते हैं, तो व्हाट डू यू फील मेक्स अ गुड एग्जाम टेम्परामेंट, कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा एक्चुअल एग्जाम देके उसमें इन चीज़ों का कैसा वेटेज है? अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी रैंक के लिए एग्जाम टेम्परामेंट में जैसे कैलकुलेशन स्पीड है, सिली मिस्टेक्स कम करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे सब अंडररेट करते हैं। कभी क्वेश्चन में कोई चीज़ मिस हो जाती है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, जबकि हमें वो आता होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए आसान क्वेश्चंस को। मुश्किल क्वेश्चंस तो सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जो बंदा आसान क्वेश्चंस को सही कर लेगा उसकी अपने आप अच्छी रैंक, अच्छा स्कोर आ जाएगा।
तो फिर यही सब चीज़ें हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि मुश्किल क्वेश्चन है तो हमें खुद से ये रियलाइज होना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये छोड़ के मुझे आगे बढ़ के आसान क्वेश्चन को सही करना है। यही एग्जाम टेम्परामेंट है जिस पे हमें धीरे धीरे काम करना चाहिए। और एक जो काफ़ी बच्चे टीचर से भी ये 2 साल तक पूछते रहते हैं कि वो पढ़ाई तो अच्छे से करते हैं, घर पे जब क्वेश्चंस करते हैं वो उनसे हो जाते हैं, बट एग्जाम में या तो क्वेश्चंस कर नहीं पाते या फिर करते हैं तो उनकी सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती है। तो ये सिली मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ी बात करते हाँ, पहले तो बहुत होती थी सिली मिस्टेक्स, मेरी ग्रेजुअली विद टाइम कम हुई है, स्पेशली लास्ट के टाइम पे कम हुई है। एंड मेरे हिसाब से जो रीज़न है इसका वो ये है कि मैंने एडवांस में एक बार बहुत ज़्यादा बैठ के एनालाइज करा था, थोड़ा अपने आप को समझने के लिए कि मेरा जैसे मॉक के टाइम पे किस तरह का टेम्परामेंट था। तो मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखा था और उसके हिसाब से मैंने एक पैटर्न निकाला था कि मेरी किस टाइप की मिस्टेक ज़्यादा होती है। तो सिली मिस्टेक्स का मेन यही सीक्रेट है कि अगर आप ये देख लो कि आपका कौन सा पैटर्न है, तो आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके फिर बार बार उसको अपने मन में दोहराओ कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। जैसे राहुल ने कहा कि हमें क्वेश्चंस को रीड करने चाहिए अच्छे से, तो ये मैंने अपने दिमाग में हर मॉक के पहले अपने दिमाग में डालती थी कि मुझे हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके जाना है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के आपको पर्सनली अपना देखना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करके कि मेरे को कहाँ पे मेरी कमी होती है, और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को भी, एग्जाम स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, एंड तभी आपकी सिली मिस्टेक्स काफ़ी कम हो सकती हैं। एंड राहुल, तुम्हें ऐसा लगा कि 2 साल में तुम्हारे भी सिली मिस्टेक्स होते थे, और क्या वो लास्ट के एडवांस में भी सिली मिस्टेक्स तुम्हारे तो शायद ज़्यादा हुए, तो ऐसा सिली मिस्टेक किसी का जीरो तो नहीं होता होगा ना? नहीं, कुछ तो होता ही होगा। तो तुमने अपने सिली मिस्टेक्स को लेके क्या रियलाइज किया, क्या तुम ऐसा कुछ एडवाइस देना चाहते हो अपने जूनियर्स को रिगार्डिंग दिस? पर मैं यही कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चन ढंग से रीड करोगे और कम से कम वो वाली गलती तो ना ही करो जो आपने रिसेंटली करी है। जैसे आपने कोई प्लस माइनस की गलती रिसेंटली करी है तो उसे ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि वो दिमाग में फ्रेश है। बाकी सिली मिस्टेक्स होंगी, थोड़ी कम से कम करने की ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन गलत रीड करने वाली सिली मिस्टेक मुझे सबसे बुरी लगती है और मुझे सबसे ज़्यादा दुख उनका होता है। तो क्वेश्चन तो रीड सही करना ही चाहिए बस, उसके अलावा चाहे कुछ हो तो क्वेश्चन गलत रीड नहीं करना चाहिए कुछ भी। ये पूछते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जेई के सिलेबस में, तो इनमें से आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था ये आपको बताना है, और तीनों ही सब्जेक्ट्स में कोई एक ऐसा टॉपिक या चैप्टर बताना है जिसमें आपको लगा कि ये टॉपिक सबसे मुश्किल है और इसकी मास्टरी मेरे लिए सबसे टाइम टेकिंग है। तो विल स्टार्ट विथ राहुल। मेरा केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल मुझे लगा था पी ब्लॉक, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसकी मास्टरी के लिए मुझे कई बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी और फिर उसके बाद नोट्स भी पढ़ने पड़े, मॉड्यूल भी पढ़नी पड़ी। काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग चैप्टर है, तो फिर उसमें टाइम काफ़ी देना पड़ा। मैथ्स में मुझे सबसे मुश्किल चैप्टर लगा IC2। इतने सारे फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन के कौन सी कब ट्रिक लग जाए कुछ पता ही नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन बन जाते हैं, लेंदी भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद आंसर भी कई बार ना आए, कुछ गारंटी नहीं है। और फिजिक्स में सबसे मुश्किल मुझे लगा रोटेशन, क्योंकि उसमें फॉर्मूले बहुत है और कंसेप्ट भी बहुत है, और कंसेप्ट ऐसे है कि सारे मिक्सिंग टाइप के कंसेप्ट है कि ऐसा लगता है कि ये वाला कंसेप्ट भी लग सकता है, वो वाला कंसेप्ट भी लग सकता है। सही कंसेप्ट को सही जगह पे लगाना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और इसी में मास्टरी करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। एंड ओवरऑल फिर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था तीनों में? ओवरऑल तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था। फिजिक्स में भी मैकेनिकल फिजिक्स ज़्यादा था, क्योंकि उसमें कुछ हम रिलेट कर पाते हैं रियल लाइफ से कि हाँ कोई चीज़ घूम रही है, कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ गिर रही है, वो सब चीज़ें फिर सोचने में भी थोड़ा सा फन टाइप ही लगता है कि हाँ हम सोच के भी कुछ कर सकते हैं उसमें। एंड शायशा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, और उसमें मेरा फेवरेट था थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में देखें तो मुझे मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, PNC टाइप की चीज़ें बहुत पसंद थी, क्योंकि मुझे वो रिडल्स टाइप लगती थी। जैसे बचपन में रिडल सॉल्व करना पसंद आता था, ब्रेन टीजर सॉल्व करना पसंद आता था, तो उस टाइप की चीज़ें लगती थी। पर मेरे को जो स्ट्रगल होती थी वो कई बार मैथ्स में कुछ होती थी। जैसे मेरे को मैट्रिसेस में काफ़ी स्ट्रगल हुई थी शुरू में, बिकॉज वो बिल्कुल नई सी चीज़ लग रही थी, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था पहले, मुझे आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का। बट उसके भी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, एक्सपोजर अपना करो मैथ्स में, तो उससे इम्प्रूव हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड फिर अब बात करते हैं कि आपने प्रिपरेशन कर ली अच्छी, और उसके बाद रिवीजन पे आते हैं। तो हाउ इम्पॉर्टेंट रिवीजन प्लेज अ रोल इन द फाइनल जो आपका आउटकम होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, एंड रिवीजन करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है? जैसे अगर आपको 12th में हो या फिर मेजर एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस से रिवाइज करना है, तो आपको टाइम निकाल के हर चैप्टर के क्लास नोट से पूरे अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। इससे आपका बिल्कुल चैप्टर बेसिक से फ्रेश हो जाएगा माइंड में, और उससे से एग्जाम में मेजर एग्जाम में फ़ायदा हो पाएगा। और अगर आपका कोई जैसे छोटा मोटा टेस्ट है, 2-3 चैप्टर याद है, तो उससे पहले आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने चाहिए। जैसे आप क्लास से आए, क्लास नोट्स रिवाइज कर रहे हो,
तो साइड बाय साइड ट्राई करो कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ उसी चीज़ के, अपनी लैंग्वेज में लिखो और मेनली सारे फॉर्मूले उसमें कवर हो जाए। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ी रिवीजन नहीं करनी है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही है, तो आप एग्जाम से पहले या फिर किसी भी दिन आपको रिवाइज करने का मन है, शॉर्ट नोट्स की कॉपी उठा के फटाफट से उससे रिवाइज कर लो, उससे भी काफ़ी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। और बेसिकली जब जैसे हमें लगता है कि 12th में 11th का कैसे रिवाइज करें, तो 12th में भी साथ साथ हमें क्लास नोट्स खोल के रिवाइज करते रहने चाहिए, और हो सके तो मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन भी एक बार दोबारा लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंसेप्ट भी साथ साथ लिखे होते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल से भी हमें काफ़ी चीज़ें पुरानी वाली रिलेट हो पाती है। हमें बस वो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में दोबारा से लेके आने, क्योंकि एक बार तो हम उन्हें कर ही चुके अच्छे से, बस फिर इसीलिए फिर हमें एक बार सारा रिवाइज हो जाए और हम सारा एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट सारे देख ले, सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा से याद कर ले, तो उसके बाद हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स की बात की आपने, तो शॉर्ट नोट्स कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें शॉर्ट नोट्स दे दिए जाएं, कि आप लोग हमें एक ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के दे दो जिससे हम रिवाइज कर ले, और हम ऐसा देते भी हैं, बट हम साथ में बच्चों को ये भी बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स अगर आपने खुद बना रखा होगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और आपको बाद में उससे रिवाइज करना आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको फील होगा। तो इसमें शायशा आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्या शॉर्ट नोट्स तीनों सेट्स में बना सकते हैं, और या फिर कोई ऐसा, जैसे मैथ्स में अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो उसमें क्या लिखते हैं, बिकॉज मैथ्स में तो मेनली प्रॉब्लम्स ही होते हैं। शॉर्ट नोट्स का जो बनाने का प्रोसेस होता है उसी में आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होती है। तो जैसे सर ने कहा, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना, खुद बनाना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और मैंने अपनी जर्नी में शुरू में ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए और एंड में ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, बट मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए। मतलब आपको, अगर आपकी क्लास अभी है तो आपको उस क्लास में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस क्लास को, उस दिन की क्लास में अच्छे से ध्यान दिया तो आपको शायद शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत भी ना पड़े। आपके दिमाग में इतने अच्छे से इन्फोर्स हो जाएगा कि आपको शायद बार बार रिविजन करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सबको अपने दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि ये तो मैं बाद में रिवाइज़ कर लूँगा या कर लूँगी, तो मेरे को अभी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए। आपको जिस भी आप स्टेज पे हो, उस स्टेज पे अपना पूरा अच्छे से याद करके कोशिश करनी चाहिए। और फिर भी शॉर्ट नोट्स आप एंड में जाके बना सकते हो, और फिर आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा, आपने जो खुद शॉर्ट नोट्स बनाया है तो आपकी जो वीक टॉपिक्स है वो उसमें ज़्यादा हाईलाइटेड रहेंगी। आपकी जो कमियां हैं, जो चीज़ आप भूल जाते हो, वो ज़्यादा ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा अच्छे से आपने लिखा होगा। तो इसलिए खुद ही आपको बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स। अब लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरे जर्नी में सबसे डिफिकल्ट कोई अगर फेज था तो वो कौन सा था आपके लिए? शायशा, आप बताओ। मेरे लिए भी मेंस के बाद मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड थी अपने मार्क्स से, अपने रैंक से, और वो मेरे लिए काफ़ी टाइम तक मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी वापस अपने आप को स्टडी फेज़ में लेकर आना। बट धीरे धीरे मैंने अपने पेरेंट्स से एडवाइस लिया, टीचर से एडवाइस लिया, लोगों से बात करी, एंड जैसे मैं उससे धीरे धीरे बाहर निकली और फिर एडवांस के लिए प्रेपरेशन कर रही थी। बट एडवांस में भी फिर मेरे अच्छे आ नहीं रहे थे मार्क्स शुरू में। जब मॉक टेस्ट हो रहे थे एडवांस के, तो तब मेरे को थोड़ा सा शॉक लग रहा था कि कुछ मैंने गलती कर दिया, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, मेरा हो नहीं सकता। ऐसे बहुत तरह के थॉट्स आते हैं। तो फिर मैंने आपसे सर से बात करी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस अपने अंदर ले आई, और फिर मैंने थोड़ा बैठ के कई घंटे बिताए, मतलब जैसे एक टेस्ट दिया और कई घंटे बिता के उसको थोड़ा एनालाइज करा, अपने आप को देखा, क्योंकि मुझे नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, मुझे अपने एग्ज़ाम टेम्परेमेंट में प्रॉब्लम लग रही थी, अपने स्ट्रैटेजी में लग रही थी। तो मैंने कई चीज़ें ट्राई करी, कुछ मैंने अपने चीज़ें लिखी कि मेरे लिए शायद ये चीज़ें काम करती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, एंड अपने लिए मतलब पर्सनलाइज प्लान कुछ बनाया, एंड फाइनली उससे मेरा ऑलमोस्ट 1 वीक 2 वीक्स में मेरे स्कोर्स काफ़ी इंप्रूव हो गए पहले से। तो आई थिंक कि ये जो एग्ज़ाम एनालिसिस का जो प्रोसीजर होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर एनीवन इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम इन इम्प्रूविंग मार्क्स इन मॉक टेस्ट्स। ये जो आपने जिक्र किया, ये मुझे भी याद है, एक बार आप मतलब शायशा परेशान थी, और बट उस समय मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इसके पेरेंट्स भी साथ में आए थे और दे वर वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने बहुत ही इसको इंकरेज किया, फिर हमने भी इसको इंकरेज किया, एंड फाइनली इसके रैंक, फिर शी गॉट अ वेरी गुड रैंक। तो ऐसे जर्नीज, डिफिकल्ट फेजेस सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता ही है, कोई ना कोई ऐसा टाइम होता ही है जहाँ पे स्ट्रगल होता है, बट अगर आप के फंडामेंटल्स ठीक हैं, आप मेहनत कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, तो अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो ही जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंसिस्टेंट भी होते हैं, उनकी पूरी 2 साल की जर्नी ठीक रहती है, हर समय अच्छा ही करते हैं। तो राहुल भी आई थिंक ऐसा ही बच्चा था जिसने ऑलमोस्ट हर समय इसके मार्क्स तो अच्छे ही रहते। राहुल, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डिप तो नहीं हुआ था? एक वो जेई मेन का ही मुझे याद आ रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाते थे तुम? कंसिस्टेंसी मैं ऐसे मेंटेन कर पाता था क्योंकि मैं क्लास के बाद चीज़ें अच्छे से रिवाइज करता था, और मैंने कभी मार्क्स के लिए पढ़ाई करी नहीं।
मैं तो हमेशा पढ़ता था कि मुझे मतलब इसमें मास्टरी करनी है, इसमें इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है कि जैसे आगे फ्यूचर में मुझे लगता है कि जो भी कभी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं आती, हमें कभी ना कभी वो काम आ ही जाती है। मैं इस थिंकिंग से पढ़ता था और फिर मैंने एग्ज़ाम से पहले भी काफ़ी चीज़ अच्छे से रिवाइज़ करी है और बाकी जैसे मेरी कैलकुलेशन शुरू से ही शार्प रही है, तो फिर मेरे पास एग्ज़ाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता था जेईई मेंस टाइप वालों में, तो उससे मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करके अपनी मिस्टेक्स भी ठीक कर लेता था। और उसके अलावा रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं थोड़ा कम पढ़ लेता था, लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल चिल हो जाओ। थोड़ा सा तो अपने लो टाइम्स में भी जब आपका एग्जॉस्ट फील कर रहे हो तब भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सुबह, ये नहीं है कि कभी रात को लेट तक सो रहे हो, अगले दिन सुबह जल्दी सो रहे हो, फिर कभी 10 घंटे सो रहे हो, कभी 7 घंटे, एक कांस्टेंट डिसिप्लिन और एक डेली रूटीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसने काफ़ी ठीक कहा। तो दोनों तरह के बच्चे होते हैं इस जर्नी में, कुछ बच्चों की जर्नी थोड़ी स्मूथ होती है बट ज़्यादातर बच्चों की जर्नी में कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी आती ही है। और अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो वो सारी डिफिकल्टी को ओवरकम करके फाइनली हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो अब एक लास्ट चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जिस दिन एडवांस का एग्ज़ाम था वो दिन कैसा रहा तुम्हारा? एडवांस का दिन तो काफ़ी अच्छा दिन था, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि हम मेंस में 7 बजे ही पहुंच गए थे। फिर 1 डेढ़ घंटा बोर हुए थे, तो इस बार मेंटालिटी थी कि थोड़ा आराम से पहुंचेंगे। फिर वो लेट करते करते मैं 8:15 बजे पहुंचा था और इतना लेट मैं पहुंचना चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लिया और फिर एग्ज़ाम अच्छे से दिया। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी एकदम ऐसे लग रहे थे कि जैसे वर्कबुक ही कर रहे हो, मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, वैसी टाइप के क्वेश्चंस आ रखे थे। तो ऐसा मतलब सब कुछ रिलेटेबल ही लग रहा था, तो एग्ज़ाम अच्छा गया। फिर एग्ज़ाम के ब्रेक में थोड़ा लंच वंच किया, फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर टहलने चले गए, थोड़ा सा छाँव वाली जगह देखी, वहाँ वॉक कर ली, थोड़ा सा मेडिटेशन कर ली। और सेशन 2 में भी फिर थोड़ा सा टफ पेपर लगा, लेंदी पेपर था पेपर 2 वाला, लेकिन फिर वो भी थोड़ा सा ठीक हो गया। फिर एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी रिलैक्स किया हम लोग, सारे फैमिली बाहर खाना खाने गए, घर आके भी फिर थोड़ा मूवीज़ वूवीज़ देखी। तो एग्ज़ाम वाला दिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा मेरा। तो शाशा आप बताओ अपना ये जेई वाला डे ये कैसा रहा? तो हम तो जल्दी पहुंच गए थे, 8 o'clock के अराउंड पहुंच गए थे। एंड वहाँ पे मैंने अपने आप को, टेम्परामेंट को अच्छा काम रखने की पूरी कोशिश करी थी। अपने काम भी थी मैं काफ़ी देर तक, एग्ज़ाम के 1 मिनट तक भी मैं तो काम ही रही थी। बट जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ तो एकदम से वो एक्चुअल फियर आने लग गया कि ये एक्चुअल एग्ज़ाम है, ये फाइनल डे है। तो मेरे को थोड़ी देर के लिए उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, थोड़ा मेरा डिले हो गया। बट फिर मैंने वापस याद दिलाया कि मैं मॉक्स कर रही थी, ये मैंने सोचा कि मैं इसको मॉक की तरह ही कंसिडर करती हूँ, इसको कोई नए एग्ज़ाम की तरह क्यों कंसिडर किया जाए। एंड फिर मैंने वही किया, पेपर 1 में किया। बट फिर भी मुझे पेपर 1 के बाद थोड़ा एक इरेशनल फियर सा आ रहा था कि मेरा शायद अच्छा नहीं गया पेपर। और ब्रेक में मैं पूरी कोशिश कर रही थी उसके बारे में नहीं सोचने की, बट फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे फोकस करने में। तो एक यूजुअली सब कहते हैं कि यू शुड नॉट डिस्कस योर पेपर विद एनीवन, और मैंने फ्रेंड्स के साथ तो नहीं किया। बट फाइनली जब मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे थोड़ा ऐसे डर लग रहे हैं। एंड देन अगेन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू ऐसे ही सोच रही है, एक्चुअली इतना बुरा नहीं गया है। और फिर उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आया। एंड फिर पेपर 2 में उसी कॉन्फिडेंस को लेके मैं दोबारा गई, और उस टाइम मैं पूरी तरह काम की, मैंने अपना पेपर अच्छे से दिया। एंड मेरे पेपर 2 भी फिर स्मूथली गया था। और पेपर के दौरान ऐसा कुछ स्टेज आया कि आपने 1-2 सवाल किए लगातार नहीं हुए तो ऐसा लगा कि अब थोड़ा पैनिक मोड में, पैनिक बटन ऑन हुआ कभी ड्यूरिंग द पेपर? मतलब ऐसा हुआ तो सही कि 2-3 क्वेश्चंस एकदम से लग रहा है कि नहीं हो पा रहे, बट ऐसी चीज़ मॉक्स में ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी थी, तो इसका पता था कि ऐसी चीज़ तो हो ही सकती है, एक्सपेक्टेड है। बट इससे हमें बुरा नहीं फील करना है, इससे अपने कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस सफिशिएंट कर रखा है पेपर्स का, तो अगर एग्जाम के दौरान भी, जैसे इसने बोला कि ऐसे मोमेंट्स आए कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए, बट ऐसा आपने अगर पहले एक्सपीरियंस कर रखा होगा तो आप उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस, एग्जाम प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे एग्जाम से थोड़ा भागते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं बट एग्जाम नहीं देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल एग्जाम में एग्जाम प्रैक्टिस काफ़ी काम आती है। तो आई थिंक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और उस मेहनत का फिर हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, इतनी अच्छी रैंक आई है और इस रैंक से आपको अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच मिल रहा है एंड आपका करियर भी आई गेस अच्छा ही होगा आगे। बट ये हमें ध्यान रखना है कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो एडवांस का रैंक होता है या रिजल्ट होता है इट्स द अल्टीमेट सक्सेस, ये नहीं है। इट्स वन ऑफ द मेनी सक्सेसेस जो आप आगे आप और मिलेगा आपको, प्रोवाइडेड कि आप इसी तरह से कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। कॉलेज में भी जाके मेहनत करना होता है,
वैसे तो हम बच्चों को थोड़ा कभी कभी बोल देते हैं कि ये 2 साल मेहनत कर लो, आगे लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे की लाइफ में हमें मेहनत नहीं करना होगा। तो आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, वहाँ भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और फिर आगे जो भी हम करियर परस्यू करते हैं उसमें भी मेहनत तो लाइफ लॉन्ग करते ही रहना होता है, और हर जगह मेहनत करने वालों को अच्छा मिलता ही है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ एंड इसी उम्मीद के साथ सबको, जो भी वो काम कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको भी मेहनत करते रहना चाहिए, एंड फाइनली यू विल गेट अ रिवार्ड फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। थैंक यू।